आज की इस वीडियो में हम लोग एक और महत्वपूर्ण कैरियर से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज हमारे चर्चा का विषय है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम। देश की 3 ऑल इंडिया सर्विसों में ये एक महत्वपूर्ण सेवा है, काफ़ी प्रतिष्ठित सेवा है और इसको शॉर्ट में IFS एग्ज़ाम कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम के बारे में। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको कौन कौन से काम निपटाने पड़ते हैं। इससे पहले ये बता दें कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम है इसमें ये एक ऑल इंडिया सर्विस है। देश की जो 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, एक है IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा है IFS यानी भारतीय वन सेवा। तो आज इसी IFS की चर्चा हम लोग करेंगे। इसको कहते हैं भारतीय वन सेवा। इसमें सेलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट जिले में DFO यानी कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में तैनाती मिलती है और बहुत ही सम्मानजनक, बहुत ही प्रतिष्ठित पद है ये। जैसे ज़िले का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारा जिला अधिकारी होता है, DM होता है, उसी के समतुल्य ये जो हमारे वन संसाधन हैं और वन से संबंधित जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनसे संबंधित जो काम है उनका अधिकारी DFO होता है। DFO जिले में स्वतंत्र होता है, यानी ये किसी के अंडर में नहीं होता है बल्कि एक स्वतंत्र अधिकारी होता है और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार बाकी उससे भिन्न होता है। बाकी ज़िले में जितनी भी सेवाएं हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के देख रेख में होती हैं या उनके निर्देशन में काम करती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर एक स्वायत्त अधिकारी होता है और अपने जो विवेक के हिसाब से काम करता है। इसमें किसी के निर्देश की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाकी सेवाओं की बात जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है इसके लिए जो है वो आयु की बात करें तो कैंडिडेट की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी आयु उस वर्ष की जो वैकेंसी निकली है, मान लीजिए कि 2020 के लिए अप्लाई करना है तो 1 अगस्त 2020 को कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष की हो जानी चाहिए। आमतौर पर ये वैकेंसी फरवरी में ही आ जाती है, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त अगले 5-6 महीनों में जो कैंडिडेट की आयु है वो 21 हो जानी चाहिए। 1 अगस्त को जिस बैच की ये वैकेंसी है उसमें कैंडिडेट की आयु 21 होनी चाहिए और अधिकतम आयु 32 वर्ष है, यानी कि इस डेट में 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी सेवाओं की भांति इस सर्विस में भी अलग अलग जो कैटेगरीज के लोग हैं उनको छूट मिलती है। जैसे कि OBC कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की छूट है आयु में और SC ST वर्ग के लोगों के लिए जो है वो 5 वर्ष की छूट है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए यही 21 से 32 वर्ष, यानी कि ये जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी 21 से 32 वर्ष। बाकी जो सेवाएं हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें भी अटेम्प्ट फिक्स हैं। जनरल कैंडिडेट जो है वह अपने पूरे जो 21 से 32 वर्ष की आयु है इस दौरान केवल 6 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, जो जनरल कैंडिडेट है। OBC कैंडिडेट जो है वो कुल 9 बार इस परीक्षा में शामिल हो सकता है और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो 21 से लेके और 35 वर्ष की आयु तक जितनी भी बार चाहें या जितनी बार एलिजिबल हों वो शामिल हो सकते हैं। तो ये तो हो गई एज की बात, यानी एज में इस तरीके के रिलैक्सेशन हैं। अब हम लोग इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की बात है उसकी बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता के रूप में जो शैक्षणिक योग्यता है
उसमें कैंडिडेट को स्नातक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल विज्ञान स्नातक इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जो साइंस से स्नातक है। और हम जानते हैं कि साइंस के स्नातक को हम लोग आमतौर पर बीएससी डिग्री धारक कहते हैं। तो जो बीएससी डिग्री धारक हैं वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग देखें तो कैंडिडेट शुड हैव ए बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, नेमली जो कैंडिडेट है उसको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में निम्न में से कोई एक विषय होना चाहिए, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर या वेटरनरी साइंस जो लोग पढ़ते हैं उनमें ये विषय होता है। बॉटनी के साथ अगर कोई ग्रेजुएट है या केमिस्ट्री के साथ ग्रेजुएट है, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान के साथ कोई ग्रेजुएट है, मैथमेटिक्स के साथ है, फिजिक्स, स्टैटिक्स, जूलॉजी या एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यानी एग्रीकल्चर में किसी ने बीएससी की है तो वह भी ये फॉर्म डाल सकता है। और इंजीनियरिंग की जितनी ब्रांचें हैं वहाँ से भी जो व्यक्ति बीटेक की डिग्री हासिल करता है वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। यानी कि आईएफएस परीक्षा के लिए केवल बीएससी किए हुए कैंडिडेट भाग ले सकते हैं और वह बीएससी जो है वो चाहे मैथ ग्रुप से हो या बायो ग्रुप से हो या इंजीनियरिंग से हो या फिर वो जियोलॉजी विषय से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो, एग्रीकल्चर से भी बीएससी होती है। तो इस तरीके से केवल बीएससी वर्ग के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर इसकी परीक्षा प्रणाली की बात करें तो इसकी परीक्षा जो है, जो बाकी परीक्षाएं हैं उसकी भांति ही जो इसका एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम का सिस्टम, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की सर्विस है, ये ग्रेड की सर्विस है, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो बाकी सेवाओं की भांति ही इसमें 3 चरण के एग्ज़ाम होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसको हम शॉर्ट में प्री एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं और इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं अमूमन एक सीट पर 12 से 13 गुना अभ्यर्थी वो क्वालिफाई कराए जाते हैं। ये क्वालिफाई करते हैं और ये क्वालिफाई करने के बाद इनका मेन एग्ज़ाम होता है। कुछ चुने हुए परीक्षा केंद्रों पर मेन एग्ज़ाम होता है और फिर इसमें क्वालिफाई जो है वो एक सीट पर 1 से लेके 3 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं और फिर इनका इंटरव्यू होता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दिल्ली में इनका इंटरव्यू होता है और इनसे जो कैंडिडेट चुने जाते हैं उनका फाइनली अलग अलग कैडर में आईएफएस के लिए सिलेक्शन होता है। इन कैंडिडेट को भारतीय वन सेवा प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में इनका प्रशिक्षण होता है और यहाँ पर ये ट्रेनिंग के बाद अलग अलग ज़िलों में पूरे भारत में अलग अलग कैडर में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी के रूप में ये नियुक्ति प्राप्त करते हैं। अब इस तरीके से जो सेलेक्ट होते हैं उन कैंडिडेट में उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनको काम क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, एक चीज़ है, अभी इसके विषय के बारे में हम लोग थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे कि इनमें कौन कौन से विषय लिए जाते हैं और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उनमें क्या क्या आते हैं, इसके सिस्टम में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए जो काफ़ी कैंडिडेट हैं उनके मन में एक शंका होती है कि इसके लिए शारीरिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो शारीरिक जो योग्यता है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें देखिए जो पहला रोल है वो होता है द मेन रोल ऑफ एन आई एफ एस ऑफिसर
is to protect and conserve the heritage of the forest and working towards preserving the forest resources। तो पहला जो मुख्य काम है भारतीय वन सेवा अधिकारी का, वो भारतीय वन संसाधनों की रक्षा करना है। उनकी जिस भी तरीके से जो तमाम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, चाहे वन में जलवायु की समस्या हो या मनुष्य के द्वारा उनका दोहन किया जा रहा हो, इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं उनको देखते हुए उनका संरक्षण करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है, प्रिजर्विंग द फॉरेस्ट ट्रीज इज अनदर इम्पोर्टेंट टास्क व्हिच नीड टू बी टेकन सीरियसली। वनों में अलग अलग तरीके के जो पेड़ पौधे होते हैं, भारत में देश के अलग अलग प्रांतों में बहुत विभिन्न प्रकार के वन हैं। कहीं पर जो है वो चंदन के वन पाए जाते हैं, अलग अलग औषधियों के वन हैं कहीं पर। तो वनों में बड़ी विविधता है, प्राकृतिक सुंदरता है। इन सब की सुरक्षा करने का दायित्व, उनके प्रति नीतियाँ बनाने का, उसमें जो अपने कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाने का, उनको एम्प्लॉय करने का काम एक IFS अधिकारी का होता है। इसके अलावा as an IFS officer, one need to keep a check on illegal logging of trees and work with forest guard and security personnel to be alert at all the time। तो जो IFS ऑफिसर है इसके नीचे, क्योंकि ये जिले लेवल का अधिकारी है, इसके नीचे काफ़ी इसकी सहायता के लिए जो है वो कार्मिक होते हैं। अगर तहसील स्तर पर बात करें या छोटे छोटे जैसे कि तहसीलों में SDM होता है, उसी स्तर से वन विभाग में जो है रेंजर्स होते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा पद है जो कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला जाता है, रेंजर्स का पद होता है और इसकी भी योग्यता स्नातक ही होती है। ये भी B ग्रेड का अधिकारी का पद है। तो जो है वो ब्लॉक, ये कह लीजिए तहसील स्तर पर या इनका जो एक क्षेत्रीय विभाजन होता है, उनमें रेंजर्स होते हैं और इनकी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं वो होते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, फॉरेस्ट के अपने पुलिस अधिकारी होते हैं और उसके बाद जो निचले स्तर पर वो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जो जिनकी ड्यूटियाँ सीधे फॉरेस्ट में होती हैं, वो फॉरेस्ट की सुरक्षा करते हैं। तो वनों की सुरक्षा करना, वनों की जो वहाँ पर इलीगल पेड़ों की कटिंग होती है उसकी सुरक्षा करना, वहाँ पर जो वन्य प्राणी हैं उनकी सुरक्षा करना, ये सारी ड्यूटियाँ एक भारतीय वन सेवा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आती हैं। कुछ और ड्यूटियों की बात करें तो यहाँ पर एज एन ऑफिसर वन हैज़ टू वर्क टुवर्ड्स प्लांटिंग मोर ट्रीज। जो वन विभाग के अंतर्गत ज़मीनें हैं उस पर नए पेड़ पौधों का रोपण करवाना, उन पर पौधे लगवाना, ये भी जो है वो कार्य होता है। दी फॉरेस्ट आर एंड आल्सो इनिशिएट एंड पार्टिसिपेट इन सच इवेंट। तो इसकी शुरुआत करना और उसमें स्वयं भाग लेना, इस तरीके के आयोजनों में वो एक रोल होता है। क्योंकि वन विभाग का मुखिया है होने के नाते सभी जो निर्देश हैं और सभी काम है वो यहीं से शुरू होते हैं। एनिमल्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर वन नीड टू एश्योर देयर सेफ्टी एंड नीड टू प्रिवेंट एनी इलीगल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स हर्टिंग और किलिंग देम। तो इस तरीके से जो बहुत सारे प्रांतों में ऐसे वन हैं जो नेशनल पार्क के रूप में बनाए गए हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में बनाए गए हैं, तो उनमें जो जंगली जानवर हैं वो भी, उनकी भी सुरक्षा और उनके रख रखाव के लिए जो बजट निर्धारण है, उनका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समय समय पर उनकी चेकिंग करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्योंकि सारा काम वो एक अधिकारी के नाम पर ही होता है, तो अपने कार्मिकों को सही जगह पर लगाना और उनके कामों की देखभाल करना, ये सब एक वन सेवा अधिकारी का काम होता है। एज एन ऑफिसर बीइंग अलर्ट ऑफ पोचर्स, और एक अधिकारी के रूप में जो शिकारी लोग हैं, जो इलीगल शिकार करते हैं जंगली जानवरों का और उनकी जो तस्करियां होती हैं, इसको भी रोकने के लिए नीतियां बनाना, उसके लिए कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये भी जो है एक वन सेवा अधिकारी का ही कार्य होता है। एज एन ऑफिसर वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और जो राष्ट्रीय वन नीति है, जिसमें सरकार ये नीति बनाती है कि हमें जो देश का भूभाग है उस पर वनों की मात्रा बढ़ानी है, तो उसके लिए भी नीतियां तैयार करना, सरकार की इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम भी, ये जिम्मेदारी जो है वो भारतीय वन सेवा अधिकारी के माध्यम से ही नीचे तक पहुंचती है।
एज एन ऑफिसर वन विल हैव टू चार्ट आउट प्लान फॉर लीगल कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉर टिम्बर एक्सेट्रा। और एक अधिकारी के रूप में जो आपके अंडर में जो वन संसाधन है उनके दोहन का या जो उनसे लकड़ियां निकल रही हैं उनका किस तरीके से जो कानूनी रूप से उनका दोहन है उसके लिए नीति बनाना, कितना जो है जाएगा और उसका राजस्व सरकार को उपलब्ध कराना, ये भी अधिकारी का काम होता है, उस पर नज़र रखना। एज एन ऑफिसर वन विल हैव टू डू द रिक्वायर्ड पेपर वर्क एंड कंप्लीट रिपोर्ट दैट हैव टू बी प्रेजेंटेड टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। जो है समय समय पर आपकी रिपोर्ट वो जो है वन विभाग और वन और पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को जाती है। एज एन ऑफिसर वन विल हैव टू कंडक्ट रेगुलर सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट। और समय समय पर जो है जंगलों का निरीक्षण करना, रेगुलर सर्वे ऑफ द फॉरेस्ट एंड गारंटी दैट वर्क इज राइटली बीइंग डन। और यह देखना कि सारा काम दुरुस्त हो रहा है, सही से हो रहा है, ये भी जो है वो अधिकारी का दायित्व होता है। तो एक ऑफिसर के रूप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होता है, काफ़ी अच्छा करियर है इसमें। वह जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो एक अच्छा वो बनाना चाहते हैं, एक अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं, वो इस सेवा में जा सकते हैं और इस सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। अब हम इसके अलावा इस पर चर्चा करेंगे कि जो इसके लिए काफ़ी कैंडिडेट जो होते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि इसके लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि यह फोर्स की सर्विस है, शारीरिक योग्यता, इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो इसके बारे में ये क्लियर कर दें कि फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो ये है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि कोई रोग और बीमारी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई भी शारीरिक मापदंड निर्धारित नहीं है कि व्यक्ति की लंबाई इतनी होनी चाहिए, व्यक्ति की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और ये मापदंड बाकी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनमें भी है। अगर कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा रहा है तो उसके लिए भी ये शर्त है कि वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो ठीक होने वाली ना हो। तो और दूसरी चीज़ इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाता है उससे पहले इसमें एक शारीरिक योग्यता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट होता है, जिनमें जैसे कि बाकी चीज़ों में होता है फिजिकल टेस्ट होता है इसमें। तो इस फिजिकल टेस्ट में बता दें क्या क्या करना पड़ता है, और शायद इसी फिजिकल टेस्ट से ही लोग ये अवधारणा बना लिए हैं कि इस सेवा में जाने के लिए लंबाई चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल टेस्ट में किसी व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, और यह 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी पड़ती है। ये एक इसके लिए अलग से मापदंड है जो कि बाकी सेवाओं में नहीं है। 40 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी होती है, चाहे व्यक्ति दौड़ के पूरा करे या पैदल चल के पूरा करे। ये है कि उसको 4 घंटे में पूरा करना है, वो चाहे जिस तरीके से पूरा करे। और इसके लिए जो भी कैंडिडेट हैं जो इस परीक्षा की तैयारी में लगे होते हैं, अगर वो शुरू से इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो आसानी से इतनी क्षमता हासिल कर लेते हैं कि वो 4 घंटे में यह दूरी, 4 घंटे का मतलब यह है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। तो हालांकि बहुत आसान भी नहीं है, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं हो सकता, लेकिन ये इसमें खास रिक्वायरमेंट्स है। जो कोई भी सेवा के लिए तैयारी करना चाहता है उसको इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि उसको नित्य सुबह वॉक पर अपने ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे कि एक अधिकारी के रूप में वन जो कि एक विस्तृत भूभाग में फैले हैं और बहुत दुर्गम क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर दुर्गम परिस्थितियों में कोई भी स्थिति आ सकती है। हालांकि कहीं पैदल नहीं चलना होता है किसी अधिकारी को, लेकिन फिर भी जो है विशेष परिस्थितियों के लिए जो है वो सरकार इस तरीके के
ट्रेनिंग में रखती है। उनको आगे भी जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको तरह तरह की इस तरीके की ट्रेनिंग भारतीय वन सेवा अकादमी जो है, प्रशिक्षण अकादमी देहरादून में, उनमें सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यह फिजिकली रिक्वायरमेंट है। इसके बाद जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो उसका जो सरकार के हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, वहाँ पर पूरा मेडिकल चेकअप होता है, जिनमें जो है रोग बीमारियाँ, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं। जिनमें अगर कोई ऐसी बीमारी है, दुस्साध्य बीमारी है जो कि ठीक होने वाली नहीं है, तो उसका परीक्षण उसमें होता है। तो मूल रूप से व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली उसको चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, ये इस बारे में कहा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं कि जो इस परीक्षा की जो रणनीति है, जो प्री मेंस और एग्ज़ाम है, उनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने के लिए जो है वो जब सिविल सर्विस का फॉर्म आता है, और सिविल सर्विस के लिए हमने अलग से एक वीडियो करंट बायोलॉजी के चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो उस पर जाकर उसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा के साथ ही इसका विज्ञापन आता है, और भारतीय वन सेवा परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा दोनों, आईएफएस और सिविल सेवा परीक्षा, ये दोनों का एक ही फॉर्म होता है। कॉमन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। उसी एक फॉर्म में ये हमें बताना पड़ता है कि हम केवल सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सिविल सर्विस या भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोनों पर मार्किंग करनी पड़ती है। या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो केवल भारतीय वन सेवा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो विज्ञापन आमतौर पर फरवरी में आता है, और फरवरी में जब विज्ञापन आता है तो इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाके, यूपीएससी की साइट पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, और फीस के रूप में 100 रुपये फीस पड़ती है, जो कि दोनों परीक्षा के लिए है। चाहे हम एक परीक्षा में बैठें, आईएफएस के एग्ज़ाम में बैठें, या दोनों में बैठें, या फिर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठें, एक ही फॉर्म है, एक ही समय पर विज्ञापन आता है, और एक ही एग्ज़ाम दोनों का होता है। यानी कि अगर हम दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही प्री एग्ज़ाम दोनों के लिए होता है, लेकिन इस प्री एग्ज़ाम में मेरिट दोनों की अलग अलग बनती है। सिविल सर्विस के लिए अलग प्री का रिजल्ट आता है, और आईएफएस के लिए अलग प्री का रिजल्ट आता है। इन दोनों के मेंस एग्ज़ाम इसके बाद अलग अलग होते हैं, और चूँकि आगे की रणनीति दोनों की अलग होती है, सिविल सर्विस का मेंस एग्ज़ाम जो है उसके बारे में जो हमने सिविल सर्विस से संबंधित वीडियो डाला है, उसमें जाके देख सकते हैं, अगर किसी की रुचि ऐसी है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो इस प्री एग्ज़ाम के माध्यम से दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी कि सिविल सर्विस का भी मेंस देते हैं, और बाद में आईएफएस का भी मेंस देते हैं। तो यहाँ से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आईएफएस के लिए वही कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं जो जिनकी शैक्षिक योग्यता बीएससी होती है साइंस स्ट्रीम के साथ, जिनकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर कर दी है। यानी कि जो बीएससी के साथ बैठ रहा है, और जिसने जो है अपनी स्नातक की डिग्री बीएससी से ली है, वो चाहे तो आईएफएस के लिए और सिविल सर्विस दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, या केवल आईएफएस के लिए अप्लाई कर सकता है, या केवल सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो बीए हैं, यानी कि जो आर्ट के सब्जेक्ट के या जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उससे उन्होंने डिग्रियां ली हैं, वो केवल सिविल सर्विस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भारतीय वन सेवा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसा हम लोग जानते हैं, जो प्री एग्ज़ाम होता है यहाँ पर जो है फरवरी में आता है, 1 महीने का समय होता है, और ये मार्च, अगर फरवरी के फर्स्ट वीक में आ गया है तो मार्च फर्स्ट वीक तक इसको अप्लाई किया जा सकता है, और उसमें इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो भरी जाती हैं। इसके बाद जब जो प्री एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेंस का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है। सिविल सर्विस का डिटेल फॉर्म होता है, इसके बारे में हमने पहले की वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के बारे में। और आईएफएस का भी अलग से फॉर्म हमें भरना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग
दोनों की तैयारियां चलती हैं। अब जो प्री एग्ज़ाम है वो चूँकि सिविल सर्विस और आईएफएस दोनों का एक ही है, तो इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो जीएस का होता है और एक जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें कुछ भाषा ज्ञान, कुछ रीजनिंग इस तरीके के प्रश्न आते हैं। दोनों 2-200 अंक के होते हैं। लेकिन ये जो पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड का, इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है, यानी कि इसमें केवल 33% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद इसके अंक मेरिट बनाने में काउंट नहीं किए जाते, यानी 33% के ऊपर जितना भी आ जाता है तो बस केवल यही होता है कि आपका ये पेपर अब जो है वो एग्ज़ामिन किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा और इसमें जो नंबर मिलेंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। अगर इस पेपर में जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में 33% से कम मार्क आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो है वो ऐसे व्यक्ति का जो है वो सेकंड पेपर वो नहीं देखा जाता, उसका मूल्यांकन नहीं होता है, क्योंकि वो जो सामान्य अभिरुचि का है, जो क्वालिफाइंग है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया होता है। तो इस तरीके से जो प्री एग्ज़ाम है वो सिविल सर्विस और आईएफएस दोनों की एक है और इसकी सिलेबस के बारे में, इसकी रणनीति के बारे में सिविल सर्विस से संबंधित जो वीडियो है वो देखा जा सकता है। बाकी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर किसी को रुचि है इससे संबंधित तो वो हमारे ईमेल पर और फर्दर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। ईमेल आईडी पर अपने मैसेज कर सकता है या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऐसे मैसेज कर सकता है इससे संबंधित और जानकारी के लिए। अब हम आते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम जो है वो सिविल सर्विस से यहाँ भिन्न हो जाता है और मेंस एग्ज़ाम जो है उसके लिए यहाँ पर एक जीएस का पेपर होता है, जो पहला पेपर होगा वो जनरल स्टडी का होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो जनरल इंग्लिश का होता है। इसी जनरल इंग्लिश में एस्से भी आता है। तो इसके बाद जो होता है इसमें जो है 2 ऑप्शनल विषय हमें चुनने पड़ते हैं, जबकि सिविल सर्विस में एक ही ऑप्शनल विषय चुनना पड़ता है और जीएस के पेपर वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शनल 2 विषय हो जाते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकेंड। 2 ऑप्शनल विषय के साथ इसमें भाग लेता है कैंडिडेट और प्रत्येक के 2-2 पेपर होते हैं, यानी फर्स्ट और सेकेंड। इसके भी 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर जो जनरल इंग्लिश का पेपर है इसमें कैंडिडेट को मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी उनका ऑप्शनल पेपर वो चेक होता है। अगर यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए, इतना नंबर अगर आपका नहीं आता है तो उसके ऑप्शनल पेपर चेक नहीं होते और उसका कैंडिडेचर वहीं समाप्त हो जाता है। तो इस स्तर पर भी एक बाधा परीक्षा है। अच्छा, प्री जो एग्ज़ाम है उसमें सिविल सर्विस का ही पैटर्न है, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका भी ध्यान रखना है। प्रत्येक सही प्रश्न के लिए हमें नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत वो अटेम्प्ट कर लिया है, उसको किया है और वो गलत हो गया है, तो जो क्वेश्चन हमारे सही थे उसमें से कुछ अंक घटा दिए जाते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये जो है जो मेन एग्ज़ाम है उसकी रणनीति है, एक जीएस का पेपर, एक जनरल इंग्लिश का पेपर और 2 ऑप्शनल, जिनमें प्रत्येक के 2-2 पेपर। ये जो है सभी 3 घंटे के पेपर होते हैं, जबकि प्री एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होता है। अब हम लोग विषय पर आते हैं कि जो ऑप्शनल विषय हैं उनमें हमें क्या क्या चुनना है। ये खास महत्वपूर्ण है क्योंकि इस परीक्षा में केवल बीएससी वर्ग के कैंडिडेट भाग लेते हैं, इसलिए सिविल सर्विस में हमने ये बताया था कि कोई भी विषय ले सकता है कोई कैंडिडेट। उसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किस विषय के साथ किया है, यानी कि अगर कोई बीएससी किया है तो वो बीए का विषय भी लेके बैठ सकता है परीक्षा में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो मेंस का एग्ज़ाम है वो केवल साइंस का ही लेके बैठना होता है और साइंस के ही कैंडिडेट इसमें भाग लेते हैं। तो हम विषय देखते हैं कौन कौन से विषय हैं
जिसके साथ कैंडिडेट इस परीक्षा में शामिल होते हैं। तो ये हैं वो ऑप्शनल विषय जिनके साथ कोई कैंडिडेट, इनमें से कोई भी 2 विषय लिया जा सकता है। एग्रीकल्चर लिया जा सकता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिया जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस लिया जा सकता है, बॉटनी लिया जा सकता है, केमिस्ट्री लिया जा सकता है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री विषय होता है, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी। इतने विषय में से कोई भी 2 विषय ऑप्शनल के रूप में कैंडिडेट ले सकते हैं और इन विषयों में से कोई भी विषय लेके वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि इनमें से कुछ प्रतिबंध हैं कि जैसे कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनको एक साथ नहीं लिया जा सकता क्योंकि वह आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनको एक साथ नहीं लिया जा सकता। और ये विषय हैं, पहला जो है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इन दोनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये जो है काफ़ी इनका सिलेबस एक दूसरे से मिलता जुलता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। दूसरा जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस भी एक साथ नहीं लिया जा सकता। तीसरा जो प्रतिबंध है वो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को एक साथ नहीं लिया जा सकता। चौथा जो है केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग को एक साथ नहीं लिया जा सकता। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को एक साथ नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा इंजीनियरिंग के जितने विषय हैं जैसे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इनमें से हम एक बार में केवल एक ही ले सकते हैं। इनमें से जो है उनमें कोई 2 एक साथ नहीं लिए जा सकते। इन इंजीनियरिंग के विषयों में कोई एक ही एक साथ लिया जा सकता है, एक कोई दूसरा लिया जा सकता है, दूसरा लेना पड़ेगा। अब इनमें जो है जो आमतौर पर पसंद होती है वो है कि जूलॉजी और बॉटनी को एक साथ लिया जा सकता है, इनके साथ कोई प्रतिबंध नहीं है। तो जो लोग बायो ग्रुप से हैं उनके लिए काफ़ी आसान होता है ये चीज़ें, क्योंकि इन दोनों विषयों में जो सेकंड पार्ट होता है वो लगभग में वो एक दूसरे से समान होता है। जैसे कि जो लोग बायो ग्रुप से हैं वो जानते हैं कि साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें और जो टेक्निक की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल टेक्निक की हैं या जो बायोस्टैटिक्स है, ये सब समान होती हैं। तो मतलब काफ़ी कुछ इनमें वो कॉमन हो जाता है। फिर भी जो क्लासिकल बॉटनी है उनमें जो है वो डिफ़र करते हैं ये विषय, और ऐसे में हमें थोड़ा सा इनमें ये ध्यान रखना होता है कि जो यहाँ पर हमारा मतलब इनका सिलेबस देख के ही हमें रणनीति बनानी चाहिए और उस हिसाब से जो बच्चे अभी बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं अगर वो शुरू से ही इसका रणनीति बना के चलें तो बहुत ही अच्छी ये सेवा है, बहुत अच्छी रैंक की सेवा है और बहुत अच्छा करियर है। इसको एक अच्छे करियर के रूप में वो शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई कैंडिडेट जूलॉजी बॉटनी के साथ इसमें इसकी तैयारी करना चाहता है तो वह करंट बायोलॉजी चैनल पर संपर्क स्थापित कर सकता है और इस पर जो है इसकी ऑप्शनल विषय की तैयारी के लिए ऑनलाइन बैचेस की जो है वो आगे ऐसी प्लानिंग है कि ऑनलाइन उनको सपोर्ट प्रदान किए जाएंगे। तो वो जो है इस पर, इसके अलावा जो जनरल स्टडी का पेपर है, जो जनरल इंग्लिश का पेपर है, वो पूरी जो है वो यहाँ पर उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस मिल सकती हैं। ऑप्शनल सब्जेक्टों में केवल जूलॉजी बॉटनी से इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो उनको यहाँ पर मदद मिल सकती है, वो यहाँ पर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रही भारतीय वन सेवा परीक्षा के बारे में। इनके जो सिलेबस हैं वो अगर पीडीएफ के रूप में किसी इच्छुक कैंडिडेट को ज़रूरत हो तो वह भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या ईमेल पर उनसे संपर्क कर सकता है।
इसके PDF जो इसके सिलेबस हैं वो मिल जाएंगे और उसके हिसाब से वो अपनी रणनीति अपनी पढ़ाई के दौरान बना सकता है और एक अच्छी सेवा में वो अपना भाग्य को आजमा सकता है। ईश्वर अगर वो मेहनत परिश्रम करेगा, अच्छा लग रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, तो एक देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, काफ़ी प्रतिष्ठित सेवा में उसका स्थान बन सकता है। तो आशा है कि ये जो है वो करियर के रूप में मददगार होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।